नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है। रूस ने दरअसल सीज फायर का ऐलान कर दिया है। दरअसल युद्ध के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रूस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर की घोषणा की है। हालांकि ये सिर्फ यूक्रेन के 2 ही शहरों में लागू होगा। रूस ने जिन 2 शहरों के लिए सीज फायर का ऐलान किया है वो 2 शहर हैं मारियुपोल और वोल्कोनवावका, जहां सीज फायर को लागू किया जाएगा। जंग के बीच ये बड़ी और पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है, क्योंकि इससे भारतीयों को निकलने में खासी मदद मिलेगी। उधर रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड भाग जाने की अफवाह के बाद एक बार फिर से वोलोडिमिर जेलेंस्की दुनिया के सामने आए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया। इसमें वह अपने कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक और कर्मचारी नजर आ रहा है। वह लिखते हैं, मैं कीव हूं, मैं यहीं से काम कर रहा हूं, कोई भी नहीं छिपा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के बीच अब तक 3 बार जेलेंस्की की हत्या का प्रयास किया जा चुका है। हालांकि तीनों बार जेलेंस्की खुद को बचाने में कामयाब हुए हैं। India has made a couple of statements. First statement is that it will be very difficult to take out these people without a ceasefire or without safe corridors. I believe in the last meeting that took place between the Ukrainians and Russians, they have agreed on providing safe corridors for exit of other nationals. And while briefing on Operation Ganga, the MEA categorically stated that the prime focus is to pull out Indians who are located in the critical eastern Ukrainian area where major fighting is on. Putin denies Russia bombs. Moscow is open to dialogue with Kyiv. The next meeting of delegations from Russia and Ukraine is expected during the weekend, according to one of the Kyiv's negotiators. Russia is saying that they are not bombing cities, whereas all TV serials across the world are showing massive bombardment taking place in residential areas in cities. So Russian claim has no locus standi whatsoever. मेरा ख्याल है कि रूस संदेश देना चाहता है यूक्रेन को, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, कि आप सरेंडर करो, नहीं तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। यदि रूस सचमुच में न्यूक्लियर ऑप्शन लेना चाहता था तो वो कोर प्लांट जो था उसको अटैक करता, ध्वस्त करता, और फिर तो रेडिएशन बढ़ता और फिर तबाही मचती और इसका इफेक्ट यूरोप पे भी पड़ता। जो चेर्नोबिल में हुआ था उससे 10 गुना डैमेज ये होता। तो क्या यूरोप को ये एक्सेप्टेबल है? प्रेसिडेंट जेलेंस्की तो वही अब मैनूवर कर रहे हैं, यूरोप को कह रहे हैं कि आप अपने आप को खतरा से तो बचाओ। मतलब उनका संदेश साफ है कि तुम मेरे साथ आओ। तो ये रूस की, मेरा ख्याल है रूस गलत कर रहा है। और पहला चीज़ है कि जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप नॉन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो पावर प्लांट तो बिजली सप्लाई करता है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब वाला तो नहीं है, ये तो न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, बिजली जनरेट करता है। और यूक्रेन का 20% बिजली यहाँ से जाता है। तो यदि 20% बिजली नहीं जाएगा, इसका मतलब है रशिया जो है, पुतिन दबाव की राजनीति खेल रहे हैं कि तुम सरेंडर करो। और 20% बिजली नहीं जाएगा तो ठंड से लोग मर जाएंगे, रेल नहीं चलेगा, घर में कनेक्शन नहीं होगा, लोग ठंड से मरेंगे। तो ये तो बहुत ही भयंकर सीन है। ये तो मानवता के नाम पे ये तो बहुत ही काला धब्बा है। So I was quite optimistic when this happened, and so far indications are that there is no rise of radiation levels. But it is unethical, immoral to attack a nuclear reactor. So what would be the next step? The situation in Ukraine is very difficult. No, their objective, they attack the nuclear reactor just to deprive them of electric power. Because Ukraine electricity is generated mostly by nuclear power, much more than us. So by knocking this off, what they wanted to do was not to create a nuclear reaction, but all to cut off their power. So now for several months there will be no power in that country. And so it will make the situation worse.
चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। ललन सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सीएम पपनी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। ललन सिंह जी, शुरुआत हम आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, रूस ने जो सीज फायर की घोषणा की है, हालांकि यूक्रेन के 2 शहरों में ही ये सीज फायर की घोषणा की गई है, क्या समझा जाए आने वाले वक्त में युद्ध की भी समाप्ति हो सकती है? ये है 2 दिनों का, वो अपने आप में उनका अपना भी स्वार्थ है, ये बात को समझना पड़ेगा। जरूर इस बात से एक फायदा होगा कि सिर्फ रूस से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बुजुर्ग और कुछ गर्भवती महिलाओं के बारे में इन्होंने बयान दिया है कि इस तरह के नुमाइंदे वहां से निकल सके और जो मानवीय आधार है उसको रूस मजबूती से दुनिया के सामने पेश कर सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 2 दिन के सीज फायर से इस दुनिया के जो हालात बन रहे हैं उसका मकसद हल होने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए कितने जानकार किस तरह से बातें कर रहे हैं, तरह तरह की उनकी अपनी सोच है। कोई बोलता है कि डोनबास को उन्होंने कब्जा करना था रूस को, उसके बाद किसी का कहना है कि साहब वो अपने हक में जेलेंस्की को हटा के किसी ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहते थे जो उनके हिसाब से अपने कामों को करे, और कुछ अलग अलग तरह के बयानें आ रही हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे जो दुनिया की जो हालात है वो केवल अपने स्वार्थ पे टिकी हुई है। अभी आप देखिए कि अमेरिका, नाटो, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जमीनी स्तर पर युद्ध के साथ नहीं रहेंगे, बाकी और समर्थन का हमारा पूरा जोर रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अब पुतिन साहब ने ये भी फिर दोबारा बोला है कि अगर नो फ्लाई जोन या हमारे ऊपर कोई सैंक्शन तुम लगाते हो तो ये एक तरह का लड़ाई के जैसा ही है। तो उन्होंने तो अपना स्पष्ट बात बता दिया है, जिसमें लगता नहीं है कि 2 दिन का सीज फायर आगे के लिए कोई बेहतर हालात मतलब निश्चित कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि रूस ने अपने यूएस के जितने भी दूतावास और कर्मचारी हैं उसके लिए डिमांड दे दिया। मतलब धीरे धीरे वो दोनों अपने तरफ से सतर्क है, और हर बार ये अनाउंसमेंट हो रही है कि साहब हमने आपके परमाणु संयंत्र के ऊपर कब्जा जरूर किया है लेकिन उसका तहस नहीं किया। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि साहब वहीं से दिल्ली, वहीं से पूरे यूरोप समूह को कई तरह की सुविधाएं, और जैसा कि जनरल साहब भी आपके इस बयान से बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या इस 2 दिन के रणनीति से कोई हालात बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे। आप देखिए क्यू के ऊपर किस तरह से इनर कॉर्डन स्थापित हो रहा है, और एयर अटैक पूरी तौर से क्यू के ऊपर मतलब जारी है। अब एयर अटैक तब तक चलेगा जब तक पूरी तौर से जो काफिला है जो बेलारूस से चला हुआ है, 2-3 दिन पहले उम्मीद की जाती थी कि शायद ये क्यू के ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे, अभी तक वो सफल नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे वो इनर कॉर्डन और सर, कल तक ये अफवाह भी बड़ी जोर पकड़ रही थी कि पोलैंड जा चुके हैं जेलेंस्की। हालांकि आज वो अपना वीडियो संदेश जारी कर कह चुके हैं कि मैं अभी भी इसी तरीके से डट कर खड़ा हूं। क्या संदेश उन्होंने दिया अपने इस वीडियो के जरिए, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन हम पपनी जी का भी ले लेते हैं। सर, भारत की कूटनीति साफ है कि उसे तटस्थ रहना है चाहे जैसी भी स्थितियां हो जाएं। इस कूटनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और हमारे देश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, क्या वो वर्तमान भारत सरकार की कूटनीति से पूरी तरीके से सहमत हैं? जिस तरीके से अपना भारत से अपना जो एक अपना एक निर्णय जो दिया है, वो अपना अमेरिका के साथ में रहना चाहता है, वो रूस के साथ में रहना चाहता है, वो क्रोएशिया से अपने नागरिकों को अपने साथ निकालना भी चाहता है। तो ऐसे में जिस तरीके से मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अपना वैश्विक स्तर पर जिस तरह के संयुक्त राष्ट्रों की अपना जो 193 राष्ट्रों की जो मीटिंग हुई है जी, उसमें 141 राष्ट्र जो है अपना इस रूस के विरोध में अपना मत करते हैं जी। 35 राष्ट्र जिनमें भारत और चीन भी होते हैं के लिए वो उसका अपना तटस्थ रहते हैं, और सिर्फ 4 देश वो रूस का समर्थन करते हैं। हाँ। और जो देश रूस का समर्थन करते हैं देखिए उसमें कौन कौन से नाम है।
उत्तर कोरिया, सीरिया, बेलारूस और इरिट्रिया, और पांचवा खुद रूस। एक्चुअली बात यह है, ऐसे जो आपने भारत का एक आपने जिक्र किया है, जो उसकी कूटनीति का आपने जिक्र किया है, दरअसल भारत में इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश जैसे अपना राज्य में है, जो कि एक महत्वपूर्ण राज्य है अपना एक राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव वहां पर अपना चल रहा है जी। तो हमारे जितने नेतागण हैं एक्चुअली हमारे अपना चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो सकते, वो उसमें एक्चुअली अपना पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। 29 घंटे से लगातार अपना प्रधानमंत्री मोदी अपना जो है बनारस में अपना है। आज आपको शायद उनकी वापसी होगी वहां से, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो सोच रखते हैं, एक्चुअली ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन विपक्षी दलों का जहां तक सवाल है, जो कि आपने सवाल भी किया है, विपक्षी दल एक्चुअली का ये कहना है कि दरअसल गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। एक्चुअली जब विश्व के अधिकतर राष्ट्र 141 राष्ट्र अपना जो है रूस की अपना भर्त्सना कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में 35 राष्ट्रों में भारत और चीन का जो अपना एक रवैया अपना इस वक्त देखा जा रहा है, ये आप देखिए किस कूटनीति की ओर अपना ये अपना बढ़ रहे हैं, ये समय बताएगा। तो छवि धूमिल हो रही है क्या सर भारत की, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहा और तटस्थ रह रहा है? देखिए ऐसा है कि अपना हर किसी राजनीतिक अपना दल की एक सियासी एक अपना जो चाल होती है, तो ऐसे में वो भारतीय दृष्टि से कौन से कूटनीति का अपना यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब चीन ने अपना जो है हमारे समुद्री क्षेत्र में अपना घेराव शुरू कर दिया था, तो अमेरिका ने हमें मदद करनी शुरू कर दी थी, उसका वहां से भेज दिया था। तो ऐसे में कम से कम हमें अगर हम एक दूसरे राष्ट्र की अगर अपना एक दुख दर्द में अगर एक अपना संकट के समय में अगर मदद नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कूटनीति कहां पर और किस दिशा और क्या उसकी दशा होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और शायद उसी का जरिया ये निकाला है कि यूक्रेन में लगातार भारत की तरफ से दवाइयां और खाद्य सामग्री भेजी जा रही है सर, यानी मदद कर रहा है, क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं पता है कि इस समय मदद की जरूरत है यूक्रेन की, लेकिन खुलकर रूस के खिलाफ आना भारत के भविष्य के लिए कहीं ठीक नहीं होगा, ये पहले से ही अंदेशा है भारत सरकार को, इसलिए इस तरह की कूटनीति अपनाई जा रही है। आरबी उपाध्याय जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आरबी उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री की एक और मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग यूक्रेन संकट पर क्या दर्शा रही है, इतनी गंभीरता से ले रही है भारत सरकार भी इस संकट को? देखिए भारत सरकार पूरी गंभीरता से पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए, और सबसे बड़ी चिंता जो भारत की है, वहां जो विद्यार्थी जो बच्चे पढ़ने गए हैं वो बहुत बदतर हालत में वहां पर हैं। सर्वप्रथम अपने बच्चों को वहां से निकालना वो एक चिंता का विषय है। युद्ध क्षेत्र से रेस्क्यू करना, जहां मिसाइल और बम गिर रहे हो, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। हम यहाँ बैठ के डिबेट में कह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो आदमी काम कर रहा होता है वहां मुश्किल है। बच्चों के विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि भाई वहाँ खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बाहर गोले गिर रहे हैं। किस तरीके से और कितने दिन वो सरवाइव कर पाएंगे? तो भारत की प्राथमिकता सिर्फ यही है कि सबसे पहले वहां से अपने लोगों को रेस्क्यू किया जाए। दूसरा, जो क्या गलत है और क्या सही है, आप अपने जी को पूछ रहे थे। देखिए कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। अपने अपने स्वार्थ, और देखिए बिल्कुल हर आदमी अपना हित देखता है। भारत अपने हित साध रहा है, रूस अपने हित साध रहा है, नाटो अपने हित साध रहा है। सही गलत उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कैसे हम परिस्थिति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। भाई लड़ाई का मूल कारण क्या था पल्लवी? सिर्फ इतना सा था कि भाई जेलेंस्की को बोला गया था कि भाई यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, लेकिन जेलेंस्की को यह था कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा और रसिया मेरे ऊपर हमला करेगा तो नाटो फोर्सेज यहां होंगी, अमेरिका यहां खड़ा होगा और रसिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इतिहास गवाह है
रूस और चाइना कभी यानी आमने कि सामने अभी नहीं जो आते। यूक्रेन में सर हालात बने हुए हैं, ये बहुत बड़े धोखे की तस्दीक कर रहे हैं। आपका जवाब मैं लूंगी सर, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी, एक बार फिर से आप ही का रुख कर लेते हैं सर। किसी धोखे की तस्दीक कर रही है यूक्रेन की तस्वीरें इस समय, जो तबाही का मंजर हम देख पा रहे हैं यूक्रेन में? देखिए, धोखा भी नहीं कह सकता हूं मैं इसे, क्योंकि इतिहास गवाह है रूस और अमेरिका कभी आमने सामने नहीं आते। वो गलतफहमी में था यूक्रेन, और जेलेंस्की ने अपने हीरो बनने के लिए मैं समझता हूं कि यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, ये जानते हुए पल्लवी कि रशिया के साथ होगी तो यूक्रेन नहीं जीत सकता है, और दूसरे के उसके ऊपर आके और आप युद्ध में कूद जाते हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं, तो फिर हालात क्या होंगे? ये हैं वही होंगे हालात। ये अमेरिका ने तो वेरी बिगिनिंग मना कर दिया कि भाई हम अपनी सेनाएं वहां नहीं भेजेंगे, हम मदद करेंगे। और उसको इस समय जो जरूरत है यूक्रेन को, वो ये थी कि नाटो की सेनाएं खड़ी हों, तो उसका भ्रम भी टूटा है। लेकिन अभी भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। अभी भी जो एक रास्ता निकालना चाहिए बातचीत के जरिए, जब मुझे दिख रहा है कि भी आज नहीं कल मुझे हारना होगा और कब्जा रूस का हो जाएगा और कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा है, तो मेरी बुद्धिमत्ता यही है कि बीच का कोई रास्ता निकालो, ये जानते हुए कि मेरी मौत निश्चित है और मैं कोई रास्ता नहीं निकाल रहा, देश को बर्बाद होने दे रहा हूँ, नागरिकों को मरने दे रहा हूँ। ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला नहीं। दो बार वार्ता की टेबल पर गए भी हैं दोनों देश, लेकिन वार्ताएं विफल रही पूरी तरीके से। ललन सिंह जी, जेलेंस्की आ गए एक बार फिर से दुनिया के सामने, उन्होंने बता दिया कि मैं पोलैंड नहीं गया हूं, मैं कीव में ही हूं, लेकिन उससे होगा क्या सर? यूक्रेन को तो युद्ध में झोंक दिया है ना, वहां के लोग शरणार्थी बन गए हैं। क्या होगा, क्या इसका भविष्य है, सबको दिख रहा है, सारी तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ तो है ही कि होना क्या है अंत में। उपाध्याय साहब बर्बाद कर दिया है। रूस के तर्कस में इतने तीर है ना कि दुनिया का कोई भी महाशक्ति उक्रेन को बचाने की उम्मीद ना रखना ही सही है। जब इस बात को उक्रेन को भी समझ जाना चाहिए, पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी है, तो समझ में नहीं आता कि 2 दिन से क्या होगा। आप 2 बार टेबल के ऊपर बैठे और रूस कह रहा है कि आप हथियारों को डाल दो, लेकिन यूक्रेन को सब कुछ की जानकारी है, लेकिन वो बावजूद हालात को मद्देनजर वो मानने को तैयार नहीं है। अगर मान भी ले कि वो पोलैंड नहीं गए, अभी भी असमंजस वाली सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है कि वो यूक्रेन में है या पोलैंड में है जी। लेकिन इतना तो सबको पता है कि जो कीव है उसमें मरियापुल की जैसी हालात पैदा होने जा रही है। मरियापुल की हालत क्या है? जो सच्चाई है कि लगभग नहीं, अभी भी उनका लल्लन जी अभी भी वो भावनात्मक अपील कर रहे हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या मतलब है कि यूक्रेन कभी इटली से, कभी ब्रिटेन से, कभी नाटो से और तरह तरह की बयान देके वो जोश दिला रहा है, और जोश किसको दिला रहा है? अपने उन लोगों को। किस तरह का जोश है ललन सिंह जी? किस तरह का जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अपने नागरिकों को वापस ले आऊंगा। कैसे? क्या है उनके पास योजना, और है क्या उनके पास यूक्रेन में अब अपने नागरिकों को रखने के लिए? वहां परमाणु संयंत्र पर बमबारी हो रही है सर, बिजली की सप्लाई एक तरीके से ठप हो गई है, खाने पीने को वहां पर कुछ नहीं रहा। कैसे वहां पर लोग बसेंगे इन हालातों में? अब देखिए, अभी भी वो उस तरह की अपीलें कर रहे हैं भावनात्मक जी। गैलेक्सी साहब हैं कि अब तो हमें अकेला छोड़ दिया, यूरोप बर्बाद हो जाएगा, इसको पूरी दुनिया के बीच में स्थापित कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अब अपने नागरिकों को बिना वजह मौत के कुएं में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग रक्षा से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, हमें पता है कि जो रूस है वो बहुत धीरे धीरे अपनी सामरिक एक्शन को कर रहा है। एक पायलट को पकड़ लेना, 2 जेट को मार देना, इससे कोई मकसद हल यूक्रेन का नहीं होने जा रहा। मैं ये कहता हूं, रूस ने बोला है कि साहब आप सीरिया से आतंकियों को यूक्रेन में ला रहे हो। हो सकता है ये बात सच हो, और रिपब्लिकन का एक सांसद
अमेरिका के उच्च सदन में बोल रहा है कि पुतिन को मारने के बाद ही ये दुनिया में शांति होगी और मारने वाला भी रूस का ही होना चाहिए। इस तरह के बयानों से पल्लवी जी युद्ध विराम नहीं होगा। युद्ध विराम तभी होगा अभी यहाँ कमजोर जो है वो अपने लोगों को मद्देनजर वो आगे बढ़े और रूस के साथ जल्द से जल्द बैठक करे। भारत भी चिंतित है, आपने जैसा बताया आज भी प्रधानमंत्री साहब की बैठक है, बात भी सही है। भारत की भी स्थिति बहुत डवाडोल चल रही है, इसमें झूठ कोई नहीं है, लेकिन सवाल एक ही है कि हर देश अपने हित का सोचता है और हमें पाकिस्तान और चीन को भी मद्देनजर रखना है। तो क्या हम रूस को छोड़ दें? नहीं। और आपने एक प्रश्न पत्रकार महोदय से पूछा था कि जो हमारे विपक्षी दल हैं उनका सोच कॉन्सेप्ट इस विदेश नीति पर, यूक्रेन नीति पर कहीं साफ नजर नहीं आता। केवल आप कमियों और गलतियों के लिए वेट कर रहे हो, वेट एंड वॉच नहीं। अभी सवाल देश हित की बात है, अगर बात करना है, सजेशन देना है तो खुल के आओ, अन्यथा देश हित के लिए ये बहुत नाजुक स्थिति है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है और ज्यादा तटस्थ रहने की भी स्थिति नहीं है। एक जगह दवा भेजना, दूसरे जगह रसा के लिए अनुपस्थित हो जाना वोटिंग के टाइम में, ये बातें थोड़ी बहुत कहीं न कहीं टकराती नजर आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समय के मद्देनजर हालात को देखते हुए शायद प्रधानमंत्री साहब और आगे बढ़कर रूस के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी युद्ध विराम करना है, लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है ये हालात को खराब करने में जेलेंस्की का बहुत भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल पपने जी, भारत चीन से जोड़कर भी देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। गाहे बगाए दबी जुबान में विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि रूस ने जो कुछ यूक्रेन के साथ किया वो चीन भारत के साथ करने की खुराफात कर सकता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश यूक्रेन नहीं है। देखिए पल्लवी, जहां तक सवाल है आपने चीन और भारत का आपने किया और इधर आपने रूस और जो आप यूक्रेन का आपने जिक्र किया है। चीन इस वक्त भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या कर रहा है एक्चुअली? उसने देखिए नेपाल के साथ उसने अपने संबंध बनाए हैं, श्रीलंका के साथ बनाए हैं, म्यांमार के साथ बनाए, यानी कि जितने पड़ोसी देश है पाकिस्तान सहित सबके साथ उसने इतने अपने संबंध मधुर कर लिए हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा उसने पैदा कर दिया है। उसी तरीके से रशिया का अगर हम जिक्र करते हैं, देखिए रशिया यूक्रेन पर इस वक्त जो जिस तरीके से धावा बोला है उसका ये मानना है कि वहां के पुतिन का जो राष्ट्रपति है वहां के, कि अपना यूक्रेन का जो अपना सैन्य ढांचा है वो मजबूत ना हो। दूसरा, वो अपना जो अपना नाटो जो अपना है उसका सदस्य ना बने, एक्चुअली बात देशों का सदस्य ना बने। तो ऐसे में जिस तरीके से अगर यूक्रेन अपने आप को अगर अपना सेफ नहीं करता है तो उसके ऊपर खतरा है और खतरा हो रहा है, एक्चुअली बात क्या है। और यहाँ जो आपने चीन और भारत की आपने बात की है, तो भारत के साथ इस वक्त जो है जो इसका सीमांत के इलाकों में चीन क्या कर रहा है, एक्चुअली बात यह है, ये सबके सामने है। उसमें हमारे भारत की क्या नीतियां रही है या चीन ने क्या क्या अपना गेम वहां पर खेला है, एक्चुअली बात यह है, तो इसको समझा जा सकता है। तो हम रूस और चीन और भारत और यूक्रेन, अगर इन चारों देशों को मिला के अगर हम बात करते हैं, इनकी कूटनीति की अगर हम बात करते हैं, इनके संघर्ष की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी ने बात किया था, ललन जी भी अपना जिक्र कर चुके हैं, अपना वक्तव्य दे चुके हैं, ये अपने स्वार्थ की राजनीति है, एक्चुअली बात यह है। चीन पूरे विश्व में सबसे एक बड़ा एक अपना रिच राष्ट्र बनना चाहता है, अमेरिका को पछाड़ के। रशिया के में समझ में आ गया है कि आप जरूर जो जहां मैं पहले था आपसे कई दशक पहले, तो क्यों ना उस स्थिति को दोबारा से प्राप्त कर लूं। तो यूक्रेन जो है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से हो, चाहे वो अपना गैस, अपने जो प्राकृतिक गैसें हैं उनके माध्यम से हो, एक बहुत अपना रिच एक अपना इलाका है। तो अगर वो इस पर अगर अपना यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है तो उसके निश्चय इसके संसाधन बढ़ेंगे, उसकी जो आर्थिक स्थिति वो मजबूत होगी। और जिस तरीके से अगर हम पहले का जिक्र करते हैं, जिस तरीके से अपना यहाँ पर अपना जो ये जिया में जो परमाणु संयंत्र पर जो अभी हमला हुआ है, जो हमने अपना कैप्चर किया है, इसको 1970 के दौरान इसको स्थापित किया गया था और रूस ने इसको स्थापित किया था।
लेकिन जब वहां से विघटन होता है रूस का, उसके बाद अधिकतर परमाणु संयंत्र जो है वो अपना जो है अपना यूक्रेन के पक्ष में चले आते हैं। लेकिन जो इनके सहमति बनती है, उस सहमति के आधार पर अपना यूक्रेन कई परमाणु संयंत्र को नष्ट करता है, कई तो का उनका प्रभार जो अपना रशिया को देता है, कई अपने पास रखता है। तो जिस तरीके से अपना ये कल अपना जिस तरीके से जो अपना परमाणु संयंत्र पर जो हमला किया है, जिसमें आग लग गई थी, उसके बाद सारे विश्व के राष्ट्रों ने इसकी अपना निंदा की है, इतनी बात की है। तो ऐसे में दरअसल जिस तरीके से अपना रूस का जो खेल चल रहा है एक्चुअली, तो ये तो हर दृष्टि से निर्दयी है, चाहे वो चीन भारत के साथ कर रहा हो या अपना रूस जो है यूक्रेन के साथ कर रहा हो। पर लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता सर कि अब भारत सरकार को फाइव फिंगर्स जो हैं उनके लिए अपनी नीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से तो आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वहां पर किस तरीके से लगातार पक्के निर्माण किए जा रहे हैं। तो फिंगर 5 के लिए क्या नीति है भारत सरकार की, ये स्पष्ट करना क्या अब जरूरी नहीं हो गया है? आपका जवाब लेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से पपनी जी का रुख कर लेते हैं। सर बताइए, 5 फिंगर्स के लिए क्या नीति रहने वाली है सरकार की, और क्या उन्हें अब क्लियर नहीं करना चाहिए? हाँ पल्लवी जी, बिल्कुल आपका सवाल एक्चुअली एक राष्ट्र के हित में आप एक बहुत अच्छा आपने एक अच्छा सवाल एक्चुअली किया है। जो इस वक्त लाखों लोग इस वक्त आप इस चैनल को देख रहे हैं एक्चुअली, तो उनके भी एक समझ में ये चीज आनी चाहिए। दरअसल जिस तरीके से अरुणाचल का ही जिक्र नहीं, अगर हम पूरे जो सीमांत के इलाके जो हमारे चीन से जुड़े हुए हैं या पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो इसमें देखिए जिस तरीके से चीन ने हमारे सीमांत के इलाकों को जिस तरीके से अपना बताना शुरू किया है, आज से नहीं, वो काफी दशकों से उनको अपना बताते चले जा रहा है। लेकिन बीच के दशकों में इस तरीके से जो गतिविधियां थी लगभग सारी बंद थी और चीन बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। वो अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत कर रहा था और भारत को जो निर्यात कर रहा था उसका जो है उसका जो उससे उसको पूंजी जो प्राप्त हो रही थी एक्चुअली वो असीमित पूंजी थी एक्चुअली। तो ऐसे में जब जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे नंबर 1 के बनाना चाहता है, तो ऐसे में वो भारत से अगर वो बिगाड़ना चाहता है और वो बिगाड़ रहा है, एक्चुअली बात यह है। हमारी सरकार कहती है कि नहीं, हम चीन के कई हमारे ऐप बंद कर दिए, कई चीजें बंद कर दी, प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इनसे कहीं कोई काम चलने वाला नहीं है। दरअसल बात यह है क्योंकि हम जो वहां से आयात कर रहे हैं वो निर्यात से जो हम यहां से निर्यात करते हैं, उसको आयात जो कर रहे हैं उसमें काफी पूंजी हमारी जा रही है। की बात यह है क्योंकि हमारे देश में जिस तरह के निवेश का एक अपना क्रम बनाने की कोशिश की गई थी, बहुत कम निवेश यहां पर हुआ है। आज जिस तरीके से रशिया के अंदर आप ये देखिए कि जिन राष्ट्रों ने वहां पर निवेश किया था या जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर खोली थी, तो वहां से उन्होंने अपना जो व्यवसाय को हटाने की अपनी जो है अपनी योजना बना ली है। जिस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में वहां पर एक नया कानून बना दिया गया है इस 1-2 दिन के अंदर कि अगर जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो अपना जो चल रहा है उसको अगर युद्ध अगर कहेंगे तो उस पत्रकार को 15 साल की कैद हो जाएगी। उसी तरीके से वहां से बीबीसी है, दूसरा अपना न्यूज एजेंसीज है, उन्होंने अपने आप को वहां से अपना जो उनकी जो अपनी सेवाएं थी वो तो थोड़े टाइम तक स्थगित कर दी है। बात है इस कानून को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर चीन और भारत का जो आपने जिक्र किया है, जो अपना सीमांत के इलाकों में चीन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कूटनीति हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है। हम उलझे रहते हैं अपने चुनावों के अंदर, हम उलझे रहते हैं अपने देश की राजनीति के अंदर, और हम कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। एक्चुअली बात यह है तो लेकिन जो दृष्टिगत हो रहा है एक्चुअली, तो उसको थोड़ा समझने की एक्चुअली जरूरत है। देश के सामने जिस तरीके देखिए यूक्रेन के अंदर यूक्रेन का नागरिक, वहां का राष्ट्रपति सिर्फ एक बार अपना आह्वान करता है वहां के अपना जनमानस का नागरिकों का कि आप कूद पड़ो और रशिया के जितना भी युद्ध पोतक है सबका जो है विरोध करो, अपना पेट्रोल बम बनाओ, उनको ध्वस्त करो एक्चुअली। और पूरा अपना यूक्रेन का नागरिक जो है अपना देश का जो है राष्ट्रभक्त बन के जो उनका साथ दे रहा है। एक्चुअली बात यह है हमारे भारत के अंदर जो है जिस तरीके से जो भी गतिविधियां चल रही है, क्योंकि एक सियासी एक अपना ये कदम है, तो हमें चीन के अगेंस्ट में जरूर अपना कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कब।
बिल्कुल बिल्कुल, वो वक्त भी लाना ही पड़ेगा। और ये बात तो कई बार कह भी चुके हैं, चाहे वो मोहन भागवत खुद क्यों ना हो, आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने भी बोला है कि अगर इसी तरीके से हमारी निर्भरता रही चीन पर तो ये जंग हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने की बारीकी से वाकई में ज़रूरत है। आरबी उपाध्याय जी, रूस का कहना है कि ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका दुष्परिणाम उसे ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इस युद्ध में जानबूझकर ब्रिटेन कूदा है। देखिए, नाटो के जितने कंट्री हैं सभी ने मदद की एक पेशकश की है। कुछ उसमें आगे आए हैं, कुछ पीछे रहे हैं। ब्रिटेन ने अपना एक आगे बढ़कर उसमें एक कदम रखा है। और देखिए, जहां तक प्रतिबंध का सवाल है, रूस पर पहले भी प्रतिबंध लग चुके हैं और वो उन सब प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए पर बहुत सीधी सी बात है। देखिए उपाध्याय जी, बड़ी सीधी सी बात है, क्या रूस को पहले से पता नहीं होगा कि जब वो इस तरह का कुछ करेगा तो उस पर क्या क्या कार्रवाइयां हो सकती है, यूएन उसके लिए क्या कर सकता है, यूएनएचआरसी में उसके लिए क्या हो सकता है? ये सारी चीजें तो उसने पहले ही सोच ली होंगी और समझ ली होंगी, उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाया गया होगा। बिल्कुल, उसने अपने जो भी रिजर्व थे उनको बढ़ाया था और जो भी उसे पता था ये प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात, कल बाइडेन का बयान आया था कि रूस अगर युद्ध रोकता है, युद्ध विराम करता है, तो उससे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। और इस समय आप देखिए ना कि जिस तरीके का माहौल विश्व में बन रहा है, और आप देखेंगे कि जो परमाणु युद्ध का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता, न अमेरिका मोल लेना चाहता है, न ब्रिटेन चाहता है, न कोई दूसरा कंट्री चाहता है। तो जब ये देखा गया कि भी पुतिन बिल्कुल तैयार हैं और उनकी जो भी परमाणु फोर्सेज हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, एक कदम पीछे हटके अमेरिका को कहना पड़ा कि अगर युद्ध विराम होता है तो हम सारे जितने प्रतिबंध है उन सबको हटा लेंगे। और जैसा आपने कहा कि देखिए, रूस को पता था, तो रूस ने अपने रिजर्व और दूसरे जो भी एहतियाती कदम है वो सारे कदम उसने उठाए। और रूस अपने आप में एक महाशक्ति है, इसको मानना पड़ेगा। और देखिए, भारत का वो सच्चा मित्र है, ये यथार्थ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वो अमेरिका की तरह नहीं है कि पहले तो यूक्रेन को कह दिया कि बेटा जाओ लड़ लो, और पीछे से अपना कह दिया उन्होंने कहा भाई हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। रूस जो कहता है वो करता है। 1971 के युद्ध में भारत जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था तो कहीं ना कहीं अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। वो रूस ही था जो भारत के साथ खड़ा हुआ और युद्ध का जो एक पासा था वो पलट दिया था, और अमेरिका के जो बेड़े थे वो वापस लौट गए थे। तो भारत का भी अपना एक फर्ज बनता है और भारत अपना फर्ज निभा रहा है और निभाना चाहिए। सच्ची दोस्ती के लिए सब कुछ एक्चुअल में कुर्बान किया जा सकता है। अब ये गलती जेलेंस्की की है और यूक्रेन की है कि उन्होंने चीजों का आकलन नहीं किया, और रसिया अगर चाहता तो उस जंग को 3-4 दिन में खत्म कर सकता था। उसने बहुत एहतियात बरता कि जो रिहायशी इलाके उन पर बमबारी न हो, बहुत ज्यादा नुकसान उसका यूक्रेन का ना हो। उसने बार बार ये भी क्लियर किया कि भी मैं यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना है हमें। लेकिन उसके बावजूद जो जेलेंस्की का रवैया था वो ठीक नहीं रहा, उनकी अपनी जो कार्यशैली रही वो ठीक नहीं थी। वो जब रिहायशी इलाके में सेना होगी और सेना वहां से गोलीबारी करेगी तो फिर सैनिक क्या करेगा? बिल्कुल भाई रशियन फोर्सेस क्या करेंगी? फिर वो अटैक करेंगी। तो इसलिए कुछ रिहायशी इलाकों पर अब बमबारी तेज हुई है और कुछ एक्शन लेना शुरू किया गया है, जिसके दूरगामी परिणाम अभी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और सत्ता पलट तो वहां पर पूरी तरीके से संभव ही इस समय नजर आ रहा है। ललन सिंह जी, ये जो रूस युद्ध अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, कई ऐसे देश हैं जो सदियों तक न्यूट्रल रहे लेकिन इस जंग में वो भी कूद पड़े, उनमें स्वीडन और जर्मनी जैसे नाम भी शामिल हैं। देखिए, ये उनकी मजबूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा, विश्व के व्यवस्था में जो यूक्रेन संकट है वो व्यवस्था को ही बदलने जा रहा है। और देखिएगा, आपने तो 2-3 की नाम बताई,
लेकिन दुनिया के बहुत से देश हैं जो तटस्थ या किसी और मतलब देशों के साथ है, वो अपने 360 डिग्री भी घूम सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विश्व शांति है वो खतरे में पड़ चुकी है। अभी आप देखिए, 1-2 घंटे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान आया, ब्लिंकन साहब का, कि यूक्रेन जो है रूस के ऊपर जीत सकता है। बताइए, इस तरह की बयाने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के माहौल में कोई तटस्थ हो या कोई किसी के साथ हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि विश्व की जो इस यूक्रेन संकट के कारण कुछ अपने हित में और कुछ मजबूरी में बदलने की स्थिति में। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जहां तक प्रतिबंध की बात है, तो अमेरिका पुतिन और उनके प्रवक्ता के साथ 50 रूसी अधिकारियों पे भी सैंक्शन लगाया हुआ है। अभी इटली ने रूस के 2 बड़े अरबपतियों को दोपहर में उनके ऊपर सैंक्शन लगाया। इसका कोई खास जब्त की जा रही है सर अब तो। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ घंटे पहले सामरिक मैं स्थिति बताने जा रहा हूं, जो क्यू के कुछ गांव हैं उसके ऊपर एयर अटैक शुरू हो गया। और यह भी मैं बताना चाहूंगा कि मारियोपोल के अंदर जो सीज फायर है उसके ऊपर यूक्रेन ने बोला है कि रूस ने सीज फायर तोड़ दिया है। तो हालात अजीब और गरीब बनती जा रही है। और एक चीज आप थोड़ा सोचिएगा, 64 किलोमीटर का जो रूस का बेलारूस से आता हुआ काफिला है, उसके ऊपर यूक्रेन ने क्यों नहीं अभी तक कोई एयर अटैक किया? उसका कारण है, उसको पता है कि अगर उसने उस काफिले के ऊपर एयर अटैक किया तो उनको बर्बाद करने में रूस मुश्किल से 6 से 7 घंटा लगाएगा। तो उनको भी डर है और वो यही काम कर रहा है कि जेलेंस्की साहब केवल जोश दिला रहे हैं, लेकिन हालात उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। ब्लिंकन साहब का कहना कि यूक्रेन रूस को हरा देगा, ये तो किसी को भी डाइजेस्ट होना मुश्किल है। तो मारियोपोल पे बहुत भारी बमबारी हुई है। अब क्यू के ऊपर समय आ गया है और इसको FUP बोलते हैं। तो अभी जो ये दावा किया जा रहा है सर यूक्रेन की तरफ से कि 10,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, इन दावों पर यकीन करें या ना करें? एकदम नहीं करना चाहिए। 9,000 से ऊपर उनका कहना है कि यूक्रेन और टैंक, इतने जेट, इतने हेलीकॉप्टर, ये लड़ाइयों में एक देश दूसरे देश के ऊपर दबाव बनाने के लिए और दुनिया को 1-2 वीडियो जारी करके कि भाई रूस का पायलट को मैंने पकड़ लिया है। तो लड़ाई जब चल रही है तो कुछ इंसिडेंट ऐसे होंगे, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि रूस के हवाई हमले में भी कीव के गांवों में लोगों का मरना शुरू हो चुका है। तो ये मान के चलिए कि रूस की सेना जरूर फंसी हुई है, लेकिन वो बहुत सतर्क है। और यही कारण है कि रूस के ऊपर किसी तरह का काफिले के ऊपर यूक्रेन का एयर अटैक नहीं हो रहा है। ये एक सामरिक रीजन है। और जेलेंस्की साहब और यूक्रेन का कहना है कि मारियोपोल के अंदर सीज फायर टूट रहा है, आप लोग बाहर ना निकले। इसका मतलब अगर रूस चाहता भी है कि हम कुछ लोगों को निकाल के दुनिया का अपना एक सपोर्ट लें, लेकिन जो जेलेंस्की साहब हैं वो अपने रणनीति के तरफ इन्होंने पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि साहब मारियोपोल के अंदर सीज फायर रूस ने लगभग तोड़ दिया है। और एक बात, आतंकियों के बारे में भी जो सीरिया से यूक्रेन में आ रहा है, ये भी हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन हो, लेकिन रूस पूरी दुनिया को बता रहा है कि यूएस के मदद से आतंकी जो हैं वो सीरिया से यूक्रेन में आ रहे हैं और यही लोग वहां पे लोगों को मारेंगे और रूस को बदनामी देंगे। तो हालात र्यूमर का, हंगामे का और अपने अपने हित में बयानबाजी से चल रहा है, लेकिन यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, खास्ता है और मदद उसको कोई काम नहीं आने जा रहा है, ये सबको पता है।
यूक्रेन के विदेश मंत्री सर लगातार अपील कर रहे हैं नाटो देशों से कि आप यूक्रेन को सीरिया ना बनने दें। उनकी इस अपील के क्या मायने निकाले जाएं, आपसे समझेंगे। उससे पहले मैं एक बार पपनी जी का रुख करना चाहूंगी। सर, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, यूक्रेन में रूस के द्वारा सत्ता पलट, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई समानताएं देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक समानता का आपने जिक्र किया है, क्योंकि दरअसल अपना क्योंकि युद्ध तो युद्ध है और क्यों हो रहा है, फिर उसके पीछे मकसद क्या है फिर हमें जब तक हम उसके मकसद के तय पे जाएंगे तो उसके बाद ही हम इसका अपना एक नतीजा निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्चुअली माजरा क्या है एक्चुअली। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, आपने यूक्रेन का जिक्र किया एक्चुअली, जिस तरीके से अपना भारत का भी हम एक अपना जिक्र कर सकते हैं, जो हमारे सीमांत के इलाकों में जो सारी चीजें अपना हो रही है वो क्यों हो रही है, अपनी बात ये। तो ऐसे में दरअसल जिस तरीके से अपना हमारे जो वो कंट्रियां जो कि अपना एक तेल का व्यवसाय करती हैं और उस पर अपना एक अधिकार जमाने के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए एक्चुअली जिस तरीके पर विश्व के अंदर इस वक्त जो है, जो अपना एक पूरा एक अपना एक वैश्विक स्तर पर जो अपना आर्थिक स्थिति का जो अपना ताजा मादा बुना जा रहा है, एक्चुअली बात यह है, या जो हर स्तर पर जो महंगाई का एक आलम एक्चुअली बढ़ रहा है, हर चीजों की कीमतें जो बढ़ रही है, एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में दरअसल क्या है कि ये युद्ध के द्वारा जब अगर ये चीजों का अगर हम किसी को तय करते हैं, तो मैं समझता हूँ चाहे वो अफगानिस्तान का जिक्र करें या हम यूक्रेन का जिक्र करें या रशिया का करें या किसी अन्य देश का करें, तो मैं समझता हूँ कि दरअसल ये एक मानव अपना हित के लिए दरअसल मैं समझता हूँ कि वैश्विक फलक पर एक्चुअली जो है ये सब चीजें आपका ठीक नहीं है। युद्ध इसका कहीं पर भी कोई भी तरीके से इसका जो है अपना जो समाधान जो है वो नहीं कर सकता है। एक्चुअली समाधान होगा तो बातचीत से होगा, और बातचीत अगर होगी, आप देखिए यूक्रेन और रूस के बीच में अपना वार्ताएं चल रही थी, 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी थी, और 2 दौर की वार्ताओं में हमारे वहां पर एक वार्ताकार थे डेनिस किरिव, उनको जो है सुरक्षा बलों ने मार दिया क्योंकि उनके पास शंका प्रकट की गई। अच्छी बात यह है, तो ऐसे में जिस तरीके से अपना जो है ये हमारे बीच जो वार्ताकार है, जो अपना बात तो अपना वो यूक्रेन की कर रहे हैं लेकिन समर्थन कर रहे हैं वहां जाके अपना रूस का, ऐसे में जिस तरीके से ये जो सारी चीजें जो अपना युद्ध का एक जो क्रम को बढ़ावा देती है, अगली बात यह है, तो ये एक नहीं कही जाएगी। अगली बात यह है, हालांकि उस वार्ताकार को जो है जो मारा गया उसकी पुष्टि हो चुकी है एक्चुअली, वहां से आगे कई सांसदों ने उसकी पुष्टि की है अपना जो है यूक्रेन की है। तो जिस तरीके से बेलारूस का अपना एक पूरा बेस बना के वहां से जो है रूस अपना पूरी कार्रवाइयां कर रहा है, अपना सैनिक जत्थे भेज रहा है, वहां से मिसाइलें डाल रहा है, एक्चुअली बात यह है जी। तो दरअसल ये चीज पे कम से कम रूस को अपना सोच समझ के अपना फैसला लेना चाहिए कि ये जो वार्ता अब सर शुरू की गई है दोनों देशों के बीच, क्या ये युद्ध से पहले नहीं होनी चाहिए थी वार्ता, और वार्ता विफल रहने के पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जवाब लेंगे आपका, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरपी उपाध्याय जी, जो कुछ भी हो सर, लेकिन यूक्रेन में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है सर। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन मानवाधिकार की बात कौन करेगा? देखिए, अमेरिका है, अमेरिका ने जिस तरह इराक को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, वहां मानव अधिकारों का कितना हनन हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस जी। कोई मानव अधिकार नहीं होते, ये सिर्फ दिखावा है। महाशक्तियां जब जैसे चाहती हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करती हैं, और तो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के फैसलों को कितना माना जाता है। चाइना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पंचायत का फैसला था लेकिन उसने नहीं माना, समुद्र के मामले में साफ नकार दिया उसने। दुनिया ने क्या कर लिया? तो सर ये यूएनएचआरसी जैसे संगठनों का क्या फायदा, इनका गठन क्यों हुआ है? अब यहाँ पर वोटिंग हुई, चलिए भारत शामिल नहीं हुआ, अपनी जगह है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक आयोग का गठन कर दिया गया कि यूक्रेन में जो अभी स्थितियां हैं उसकी जांच पड़ताल होगी। उनसे क्या हो रहा है? वहां जो लोग इस समय परेशान हो रहे हैं उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? वहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है।
जी। वो अमेरिका के हित साधेंगे, जहां से फंडिंग मिलती है, जहां से उनका अस्तित्व बचा हुआ है। तो वो जैसे प्रवक्ता होता है पार्टी का, तो उसी तरीके से वो उन देशों के लिए काम करते हैं। और ये सब चिंता जाहिर करना उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि कुछ काम होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी है, जाती है, वहां जाके लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो वो एक कहावत है ना कि वो कुकर की अगर गैस ना निकले तो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये जो एजेंसियां हैं, ये वही काम करती हैं कि असंतोष न फैले। आप देखेंगे कि एक तरफ यूक्रेन बर्बाद हो रहा है जी। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रतिबंध लगा रहे हैं हम उसके ऊपर। अरे भाई, प्रतिबंध से क्या यूक्रेन बच जाएगा? यूक्रेन के जो नागरिक हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या उनको कोई रिलैक्स मिलेगा? नहीं। ये है कि डिवाइड एंड रूल। अमेरिका ने उसके ऊपर एक हाथ रख दिया, उन्होंने कहा जाओ बेटा लड़ो रूस से, और वो लड़ गए और वो मर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा भाई देखिए मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। अरे भाई, आपको पहले सारी चीजों को जांचना परखना था। जेलेंस्की की गलती है। जेलेंस्की आज तक नेटो का मेंबर नहीं है। नाटो की मेंबरशिप के लिए 2% जीडीपी का देना पड़ता है सैन्य खर्च के और रखरखाव के लिए। तो अभी कोई मेंबरशिप भी नहीं है नाटो की। और उसके बाद यूक्रेन को कहीं ना कहीं, जैसे भारत एक तटस्थ रवैया अपना रहा है, तो बीच का रुख कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अपना सकता था और अपने नागरिकों को बचा सकता था, अपने देश को बचा सकता था। उसका झुकाव जो नाटो की तरफ हुआ, वो रूस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती था। कोई भी देश नहीं चाहेगा उसकी सीमा के ऊपर दूसरे देश की नाटो की सेनाएं आ जाएं, उसका साजो सामान वहां पर हो, जो कल को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस के देश में जाके और रसिया अपनी मिसाइल तैनात कर दे या अपनी फोर्स वहां पर रख दे या सैनिक अड्डा बना दे, बेचैन हो जाएगा। देखिए, कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं पल्लवी, मैं मानता हूं। देखिए, फैसले आपको ही लेने होंगे। अपने अधिकारों की रक्षा, अपने देश की रक्षा वहां की सरकार का कर्तव्य होता है। और कह दिया, नाटो ने साफ साफ कह दिया कि भाई युद्ध तो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, मदद कर देंगे। समझदार के लिए उतना ही काफी होता है। जिस दिन नाटो की तरफ से बयान, बाइडेन की तरफ से बयान आ गया था, उसी दिन झुक जाना चाहिए था और समझौता कर लेना चाहिए था। समझौता कब होते हैं? दो दौर की बातचीत होगी। समझौता जब होता है जब एक पक्ष झुकने को तैयार हो। दोनों पक्षों में से कोई झुकने को तैयार नहीं होगा, समझौता होगा कैसे? यूक्रेन अगर ये सोचे कि मैं रसिया को झुका लूंगा, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने देश को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही सही, आपको फैसले लेने होते हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास माफ नहीं करेगा जेलेंस्की को, कहेगा एक मूर्ख व्यक्ति था। पर वो तो अभी भी फैसला लेने को तैयार कहाँ है? उनकी तो भावनात्मक अपीलें ही खत्म नहीं हो रही हैं सर। अभी भी किसी बेहतर कूटनीति पर काम कहाँ कर पा रही हैं वो, ललन सिंह जी? और क्या यूक्रेन सर सीरिया बनने जा रहा है? मैडम, जो पुतिन साहब का हाथ है वो यूक्रेन के जेलेंस्की साहब के गर्दन पे पड़ चुका है। बात समझने की है। अब ये भी समय, संकट का समय जो है वो पूरी दुनिया सस्ती राजनीति कर रही है, जैसे कि भारत में होता है। उसी तरह दुनिया जो है सस्ती राजनीति में अपने आप को लगा चुकी है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो दो दौर बेलारूस में यूक्रेन और रूस की हुई, उसके एक सदस्य को रूसी एजेंट बोल के आज शाम को उसकी हत्या कर दी गई। ये आश्चर्यजनक बात है। जो यूक्रेन के तरफ से उस भारतीय के टीम में था, उसको माना गया कि रूस का एजेंट था। तो आप समझिए कि यूक्रेन
के अंदर कितने ज्यादा रूस के ऐसे लोग बैठे हैं जो नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन और इलाका और वाइटल पॉइंट और प्लेस और टारगेट उनको चिन्हित करके रूसी फौज को इंफॉर्म कर रहे हैं। रूस एकदम धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। मैं एक ही चीज आपके माध्यम से जरूर बोलूंगा कि अब समय की मांग है कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए। आपने एकदम सही कहा, जेनेवा सम्मेलन और नियम कहां चला गया किसी को पता नहीं। यूनाइटेड नेशन कितना निष्क्रिय हो गया ये पूरी दुनिया देख रही है। तो इस हालात में बहुत जरूरी है कि यूक्रेन थोड़ा अपने आप में फ्लेक्सिबल हो और सच्चाई को समझे और नाटो और ललन सिंह जी, और यूएस। मैं जहां तक समझ रहा हूं जेलेंस्की को यह लग रहा है कि युद्ध विराम भी हो जाएगा तो रसिया मुझे नहीं बख्शेगा, और इसीलिए वो इस तरह का कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि जंग रुके, युद्ध विराम हो, क्योंकि उन्हें देखिए अपने ही लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। अपने ही वार्ताकार को जो व्यक्ति मौत के घाट उतार सकता है, हत्या कर सकता है, तो उसे अब किसी पर विश्वास नहीं है। न यूक्रेन पर विश्वास है, न यूक्रेन की जनता के ऊपर विश्वास है। उसको ये दिख रहा है कि भाई रसिया ने ठान लिया है तो अब मुझे छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा, और इसीलिए वो युद्ध विराम के पक्ष में नहीं। नतीजा कुछ भी हो, तो ये जो परिस्थितियां होती है किसी भी देश के लिए बहुत घातक होती है। और जहां तक रसिया का प्रश्न है, देखिए रसिया ने संयम बरता है और युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है नुकसान रूस का भी है। ये नहीं है कि रूस का कोई नुकसान नहीं है। इकोनॉमिकली और वैसे सैन्य शक्ति का जो क्षरण हो रहा है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं रूस को भी कमजोर करेंगी। रूस इस बात को अच्छी तरह समझता है, तो रूस भी चाहता है कि कंक्लूड हो, लेकिन पहल कौन करेगा? पहल तो वो करेगा, देखिए जो विक्टिम है, और नाश किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। तो वहां का जो भी शासन प्रशासन है उसका दायित्व बनता है कि वो यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन की जनता को बचाने के लिए त्वरित फैसला लेके युद्ध विराम कराए। और युद्ध विराम हो जाता है जब एक तरफ व्यक्ति झुक जाएगा। देखिए रसिया के सामने नतमस्तक होने में, झुकने में, आज नहीं कल आपको झुकना पड़ेगा, तो आज झुकने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, और इस समय तो पूरा विश्व यही इंतजार कर रहा है कि आखिर युद्ध विराम कब होगा। अभी समय की कमी है सर, मैं आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो रूस यूक्रेन संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिनों से भी ज़्यादा समय से युद्ध लगातार जारी है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि जेलेंस्की ने एक बार फिर से वीडियो जारी कर ये अपील की है कि हमारे देश की मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं इस समय कीव में ही हूँ। अब युद्ध विराम किन हालातों पर होता है ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।